नमस्कार। आज चुनाव का रिजल्ट आ रहा है, उपचुनावों का भी और बिहार के चुनाव का भी। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से हमने आपको 7 तारीख को बताया था कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बाकी जिन जगहों पर भी उपचुनाव हो रहा है वहाँ भारतीय जनता पार्टी पूरी सीटें यानी कि बहुमत से ज़्यादा सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। हमने आपको कहा था कि 20 सीटें मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और अब तक के जो रुझान आए हैं उसमें 20 सीटें स्पष्ट तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मिलती दिखाई दे रही हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही हैं। 1 सीट सपा को जाती दिख रही है। बात की जाए अगर दूसरी जगहों की तो वहाँ भी यही स्थिति है। चाहे गुजरात की बात हो, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिल रही हैं। जेडीएस की सीट को भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक के उपचुनावों में छीनती हुई दिख रही है। इसी तरीके से तेलंगाना में टीआरएस की सीट को भी भारतीय जनता पार्टी छीनती हुई दिख रही है। बिहार में भी एनडीए का जलवा कायम है। बिहार में उपचुनाव नहीं था, वहाँ चुनाव था और वहाँ भी जो हमने आपको पहले एग्जिट पोल बताया था वही स्थिति लगभग तय होती हुई नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी बात है कि सोशल मीडिया के आगे पूरा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो पूरी तरह से फेल हो गया है, क्योंकि 7 तारीख को जितने भी एग्जिट पोल आए थे उन सभी ने लालू के लालों की सरकार बनती हुई दिखाई थी और ये कहने की कोशिश की थी कि बिहार में बीजेपी जेडीयू हारने वाले हैं और महागठबंधन जीतने वाला है। ऐसा कहने में रिपब्लिक टीवी जैसे चैनल भी थे जो कि किसी भी तौर पर महागठबंधन का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन वो भी कह रहे थे हम उसकी बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि बिहार में शिवसेना का क्या हश्र हुआ है। शिवसेना जिसने दावा किया था कि वो बिहार चुनाव में अपनी किस्मत आजमाएगी और 22 सीटों पर शिवसेना ने अपने कैंडिडेट उतारे, लेकिन यहाँ पर शिवसेना की इतनी ज़्यादा भद्द पिटी कि अभी तक शिवसेना को केवल 22 सीटों पर 3,500 वोट मिले हैं। और इनके वोटों की स्थिति को समझना है तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि नोटा से 22 में से 21 सीटों पर शिवसेना के जो उम्मीदवार हैं वो पीछे चल रहे हैं। इससे बड़ी भारी बेइज्जती उद्धव ठाकरे के लिए क्या होगी कि नोटा यानी कि नन ऑफ द अबव का जो ऑप्शन होता है उससे भी पीछे हैं शिवसेना के उम्मीदवार। और ऐसा क्यों हुआ ये संजय राउत और उद्धव ठाकरे को अच्छी तरीके से पता है। जिस तरीके का व्यवहार उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों के साथ किया, सुशांत सिंह राजपूत के मामले में उद्धव सरकार ने जो कुछ किया उसका बदला अब बिहार की जनता ने इस परिवार को अच्छी तरीके से दे दिया है। इससे पहले ही लोगों ने कहा था कि उद्धव ठाकरे अगर बिहार चुनाव में अपनी उम्मीदवार उतारेंगे तो उनको बहुत बुरी तरह से बेइज्जत होना पड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद उद्धव ठाकरे घमंड में चूर थे और उन्होंने ये घोषणा कर दी थी कि वो अपने उम्मीदवार वहाँ उतारने जा रहे हैं। लेकिन ले देकर 22 उम्मीदवार उतारे गए और 22 उम्मीदवारों को 3,500 वोट अभी तक मिले हैं। इससे भारी बेइज्जती क्या होगी शिवसेना के लिए, उद्धव ठाकरे के लिए, संजय राउत के लिए। दूसरी जगह ये जब उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की बात करते हैं, दिल्ली में चुनाव लड़ने की बात करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जिस महाराष्ट्र से शिवसेना को जाना जाता है, जिस महाराष्ट्र में शिवसेना अब तक सत्ता की मलाई चकती आई है, वहाँ भी शिवसेना को जो वोट मिला था वो एनडीए में शामिल होने की वजह से मिला था। वहाँ भी शिवसेना को वोट नरेंद्र मोदी के नाम पर मिला था, उद्धव ठाकरे के नाम पर नहीं, और इसी वजह से महागठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला था। लेकिन उद्धव ठाकरे ने वहाँ भारतीय जनता पार्टी की पीठ में छुरा भोंका और कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली, जिसकी वजह से आज महाराष्ट्र में पसोठावाद चल रहा है। एक नए तरीके का नाजीवाद, फांसीवाद से भी भयंकर तानाशाही का रूप देखने को मिल रहा है और इसका जवाब बिहार के लोगों ने शिवसेना को दे दिया है। बिहार को कहा जाता है कि ये लोकतंत्र की धरती है, दुनिया का पहला लोकतंत्र बिहार में था। हालांकि इस पर विवाद हो सकते हैं क्योंकि लोकतंत्र तो जब महाजनपद काल में मथुरा में भी था और ये सारी अलग बातें हैं, लेकिन बिहार को कहा जाता है कि देश का एक आईना है। वहाँ के लोग राजनीतिक रूप से काफ़ी ज़्यादा सक्रिय और काफ़ी ज़्यादा समझदार होते हैं और उसी समझदारी के तहत उन्होंने शिवसेना को नोटा से भी पीछे फेंक दिया है और ये शिवसेना के लिए एक सबक है। शिवसेना को समझना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए, उद्धव ठाकरे को अपनी जो गलतियां हैं उन्हें सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं यही हाल उनका महाराष्ट्र में भी होने जा रहा है। मध्य प्रदेश को लेकर
हमने आपसे कहा था कि 28 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, 20 सीटें आराम से बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है और रिजल्ट में भी वही देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी को 20 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, 7 सीटें केवल कांग्रेस को जा रही हैं और 1 सीट बसपा को जाती हुई दिख रही है। इसको लेकर पहले ही कमलनाथ ने हथियार डाल दिए थे, दिग्विजय सिंह ने भी हथियार डाल दिए थे और ये कहा था कि मध्य प्रदेश के चुनावों में ईवीएम का इस्तेमाल हुआ है। यानी ये लोग चुनाव से पहले भूल गए थे कि यहाँ पर ईवीएम से वोट डाले जाएंगे और जब इन्हें एग्जिट पोल में ये देखने लगा कि यहाँ पर करारी हार कांग्रेस की होने जा रही है, तब इन्होंने ईवीएम का रोना शुरू कर दिया। उसी तरीके से गुजरात में भी उपचुनाव हुए और वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के ही उम्मीदवारों को ज़्यादा सफलता मिली। इस तरीके से तेलंगाना में भी उपचुनाव हुआ, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी को सीट मिलती हुई दिख रही है। झारखंड में एक सीट जो कि हेमंत सोरेन के द्वारा खाली हुई थी, उस सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। कर्नाटक में भी भारतीय जनता पार्टी जेडीएस और कांग्रेस के उम्मीदवार की वजह से खाली हुई सीट पर जेडीएस वाली सीट को हथियाती हुई दिख रही है। निश्चित तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बूस्ट करने वाली बात है। और वहीं बात की जाए अगर उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में तमाम जो एग्जिट पोल थे उन्होंने दावा किया था कि शायद योगी आदित्यनाथ को अब जनता के गुस्से का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी को उपचुनावों में भारी जीत मिली है। अब यह सवाल उठता है कि जो लोग एग्जिट पोल के नाम पर 3 दिन तक देश को गुमराह करते रहे, ये कहते रहे कि एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता घटी है, बिहार को लेकर खासकर दावे किए गए थे। मैं बिहार की बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन बिहार में जिस तरीके से हमारा जो एग्जिट पोल था उसी पर मुहर लगाई गई है। हमने आपसे कहा था कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के गठबंधन को 140 के आसपास सीटें मिल जाएंगी, वो अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं और ऐसा होता हुआ स्पष्ट तौर पर दिख रहा है। अब सवाल उठता है कि ये जो बड़े बड़े चैनल हैं, चाहे आज तक हो, एनडीटीवी हो या दूसरे एबीपी न्यूज़ जैसे चैनल हो, ये सभी के सभी ऐसा करते क्यों हैं? तो इसका पीछे वजह यह है कि चुनाव का रिजल्ट आने से पहले चुनावों के रिजल्ट पर करोड़ों रुपए का सट्टा लगता है और उस सट्टे में सटोरियों के भाव इसी एग्जिट पोल के ऊपर निर्भर करते हैं। उन सटोरियों को करोड़ों अरबों रुपए का फायदा कराने के लिए ये लोग झूठे एग्जिट पोल दिखाते हैं और उसकी वजह से लोग दाव पर मोटी रकम लगा देते हैं, लेकिन बाद में वही नतीजा निकलता है ढाक के 3 पात और जो लोग पैसा लगाते हैं उनका पैसा डूबता है। सटोरियों को ये जो सट्टा लगाते हैं उनको मोटा फायदा हो जाता है। हो सकता है इस फायदे का एक बड़ा हिस्सा इन बड़े चैनलों को जाता हो, क्योंकि ये अपनी साख का ध्यान न रखते हुए जिस तरीके से झूठे एग्जिट पोल दिखाते हैं, झूठे तौर पर जो अपोजिशन होता है जिसकी उम्मीद कम होती है उसकी जीत घोषित कर देते हैं और इससे सट्टा बाजार को प्रभावित करके मोटी रकम कमाने का काम करते हैं। यानी कि अब जो बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल हैं उनमें पैसा ही सब कुछ रह गया और पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, झूठ को सच, सच को झूठ बना सकते हैं और इसके लिए उन्हें अपनी साख का भी डर नहीं रहता कि उनकी साख गिरेगी। और पिछले चुनावों में कई बार देखने को मिला है कि जितने भी बड़े बड़े चैनल हैं जो बड़े बड़े दावे करते हैं उनके ज़्यादातर दावे चाहे ओपिनियन पोल हो या एग्जिट पोल हो उसमें खोखले साबित होते हैं। 1-2 चैनल ही होता है जो सच्चाई के आसपास प्रिडिक्शन देता है। हमने आपको 2019 के चुनाव में भी पहले बता दिया था कि भारतीय जनता पार्टी को भारी सफलता मिलने जा रही है। उस समय भी ये मेन स्ट्रीम मीडिया के बड़े बड़े चैनल और उनके बड़े बड़े प्रपंचकारी पत्रकारों ने ऐसा दिखाने की कोशिश की थी कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो राहुल गांधी ने झूठ का प्रचार किया था उसकी वजह से जनता झांसे में आ गई है और मोदी सरकार को तगड़ा झटका लगने वाला है। लेकिन हमने आपको ग्राउंड रिपोर्ट से ये बताया था कि मोदी सरकार पहले से ज़्यादा सीटें जीतने जा रही है और इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को जाता है। लेकिन इस बात को भी झुठलाने की कोशिश की गई और 4-5 दिन तक यही चर्चाएं होती रही, जैसा कि इस बार भी हुआ बिहार चुनाव को लेकर या उपचुनावों को लेकर। हालांकि मध्य प्रदेश के उपचुनाव के बारे में ये लोग ज़्यादा दावे नहीं कर पा रहे थे क्योंकि स्थिति बहुत ज़्यादा स्पष्ट हो गई थी और इन्हें पता था कि अगर इसके बारे में झूठ बोलेंगे तो लोग इसको नहीं मानेंगे। सवाल ये उठता है कि जनता फिर इनके बड़े बड़े चैनलों को देखे तो देखे क्यों, क्योंकि
इनका सच से कोई वास्ता नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मैनिपुलेशन के न्यूज़ बनाते हैं, न्यूज़ को मैनिपुलेट करते हैं या न्यूज़ को रिक्रिएट करते हैं, जैसा कि आज तक चैनल करता है, सुशांत सिंह राजपूत के मामले में किया था। और शिवसेना जैसी पार्टियां जो अपने दम भरती हैं, अपने घमंड में चूर होती हैं और वो लोगों को अपने पैरों की जूती समझने का एक ख्वाब देखती हैं, उनको भी करारा झटका लगता है जब उन्हें पूरे बिहार में 22 सीटों पर केवल 3,500 वोट मिलते हैं। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक सीट पर एवरेज कितने वोट उनको मिल रहे हैं। ऐसी पार्टियों को या तो जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए या जनता को इनके जो कुकर्म है वो हमेशा के लिए याद रख के इनको और भी आने वाले समय में किस तरीके से दंडित किया जा सकता है, सबक सिखाया जा सकता है, ये देखना पड़ेगा। महाराष्ट्र में शिवसेना की क्या हालत होने वाली है, ये बिहार के चुनाव को देखकर समझा जा सकता है। शिवसेना जो आज सत्ता में है, महाराष्ट्र की आने वाले जब चुनाव होंगे तो शिवसेना का सुपड़ा साफ वहाँ भी होना लगभग तय है। जय हिंद, जय भारत।